गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी हम आज कक्षा जो 8 का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर यानी जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 और उसके बाद का घटनाक्रम इसमें। यानी हमने 1857 का इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था। अब 1857 के बाद यानी 1857 और उसके बाद यानी जब जनता बगावतें करती है। देखो जनता बगावत करती है, ये 1857 का ये दृश्य है जिसमें सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 के उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। इस चैप्टर में हमने यानी 1857 यानी इसको वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जबकि अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? सिपोही विद्रोह। क्या कहा इसे? सिपोही विद्रोह कहा है। अब देखो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब कि नीतियां और लोग, समझ गए? यानी नीतियां और लोग। हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और वो आज यानी भारत में क्या बन गई है, यानी एक भारत के बड़े भूभाग पर लगभग 2/3 भाग पर अपना कब्जा कर चुकी थी। ठीक है। अब देखो सन 1757 में यानी प्लासी का युद्ध होता है और 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। इन 100 वर्षों में कंपनी के कितने ही गवर्नर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने ही गवर्नर भारत आए, लेकिन उन गवर्नरों की एक विशेषता यानी आम समझ मतलब वो सामान्य थी, वो थी कि सब ने अपने साम्राज्य का विस्तार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किया। विस्तारवादी नीति के लिए उन्होंने कई प्रकार की नीतियों का सहारा लिया लेकिन कंपनी का विस्तार किया। तो 1857 तक हम पहुंच गए थे। ठीक है। पिछले अध्यायों में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों और आदिवासियों, सिपाहियों सब पर यानी असर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था। हम ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, तो उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। अब देखो नवाबों की छिनती सत्ता, क्योंकि नवाब उस समय यानी नवाब जब 1857 का संग्राम था तो नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। क्या करने लगी? उनकी जो ताकत थी नवाबों की, वो ताकत अब छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म हो जा रहे थे। क्यों? उनका नियंत्रण नहीं था पब्लिक पे, जनता पे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। समझिए किनकी? इन नवाबों की सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली से अधिकार एवं इलाके एक एक करके अंग्रेजों ने छीन लिए। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए यानी कंपनी के साथ बातचीत भी की, यानी कंपनी के साथ उन्होंने बातचीत की अपने हितों के लिए। ठीक है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को, किसको? जो उसकी गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा यानी थोप दी थी भारतीय शासकों पर कि जिस राजा के संतान पुरुष संतान नहीं है वो गोद नहीं लेगा, और वो अगर वो राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसकी पूरी उस रियासत को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब
कि रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि उसके दत्तक पुत्र को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय को दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि वे उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने यानी इन निवेदनों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। क्या कर दिया, इन निवेदनों को ठुकरा दिया कि हम किसी का कोई प्रस्ताव नहीं मानेंगे। अवध की रियासत, ठीक है, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि देखो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सहायक संधि में यानी वहां की जो देशी रियासत का जो राजा होता था उसको अपनी सेना नहीं रखनी होती थी, कंपनी उसको सेना देती थी, समझ गए। बदले में वो कंपनी को क्या देते थे, यानी राजस्व या फिर कंपनी को एक बहुत बड़ा यानी जो कंपनी की देख रेख के लिए जो कंपनी यानी जो राजा अपनी सेना कंपनी की रखता था उसको देख रेख करने के लिए, उसका देख रेख यानी कंपनी की देख रेख करने के लिए उसको यानी पूरा का पूरा खर्चा वो राजा ही देता था। उसके बदले कंपनी को बहुत कुछ मिलता था, समझ गए। जबरदस्ती थोपी गई थी ये सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी की, यानी सॉरी लॉर्ड डलहौजी की तो यानी कौन सी थी, आपकी गोद निषेध की प्रथा। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसको, अवध को। उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन, क्योंकि ये रियासत बड़ी है, ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन का दुरुस्त करने के लिए, शासन को सही चलाने के लिए यानी ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, इसलिए यहाँ पर कंपनी का शासन बहुत ही जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि अंतिम जो 1857 का जो संग्राम लड़ा गया था वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। तो कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से, पहले सिक्कों पर क्या होता था, मुगल बादशाहों का नाम होता था, उन मुगल बादशाहों का नाम भी हटा दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अब सर्वे सर्वा कौन है कंपनी में, यानी भारत में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज हैं। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। समझ गए, ये लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन है, जो बहादुर शाह जफर है, इसको हटा करके यानी इसकी मृत्यु के बाद ऐसा आगे दूसरा इसका पुत्र कोई नवाब न बने, समझ गए, कोई राजा न बने, तो उसका सम्राट न बने, इसके लिए उसको हटा करके और वहां पर उसके परिवार को दूसरी जगह बसाया जाएगा, क्योंकि वो उसका परिवार कहाँ रहता, लाल किले में रह रहा था। 1856 में गवर्नर जनरल कौन आ गया था, केनिंग। कौन आ गया, लॉर्ड केनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। क्या होंगे, अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें यानी केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। अब है नेक्स्ट अपना किसान और सिपाही। क्या है, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। कौन थे, गांवों के किसान। बहुत सारे लोग महाजनों से जो कर्जा लिया था वो नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ियां उन महाजन के उस यानी उससे लगान को या उस कर्जे को उतारने में ही लगी रही, समझ के चक्कर में फंस गई। यानी उसके कारण उनकी पीढ़ियां यानी पुरानी जमीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी कहने का मतलब कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। देखो, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही, जो भारतीय सिपाही थे जो कंपनी में काम करते थे सिपाही के रूप में, उनमें भी एक असंतोष की वजह थी। उनमें क्या असंतोष था
कि उनको अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, क्योंकि जो यूरोपीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे उनकी तुलना में भारतीय सिपाहियों को भत्ते कम मिला करते थे। तो कहने का मतलब अब वो भी असंतोष थे, सब लोग असंतोष थे, किसान असंतोष था, समझ गए, यानी कृषक किसान, एक तरह से कहने का मतलब किसान है, मजदूर है, सब लोग यानी इस अंग्रेजी सत्ता से संतुष्ट थे। अब यहां पर भारतीय सिपाही भी असंतुष्ट थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। नए नए नियम क्या क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समझ गए कि हम समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ गए। अंग्रेजों को तो यानी कहीं कहीं उनका तो युद्ध सारे क्या लगभग अंग्रेजों ने लगभग पूरे विश्व पर यानी अधिकार में लिया है, तो जहां उनको सब जरूरत पड़ती तो वो इधर से उधर सिपाहियों को भेजते रहते थे। तो कई यानी सिपाहियों को, समझ गए, उस जमाने बहुत सारे लोग यानी समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म भ्रष्ट होता है और उनकी जाति भी भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से यानी लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, कहाँ जाने का, बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सिपाहियों ने, उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था कि वो जमीन के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन वो समुद्री रास्ते से नहीं जा सकते। क्यों? उनको ऐसा लगता था कि यहां जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऐसा एक नया नियम कंपनी ने निकाल दिया। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। ठीक है, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे बेचारे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब देखो, अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो कहने का मतलब ये देखो कि ये एक तरह से यानी उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैला रहे हैं। यहाँ पर कौन फैला रहे हैं? किसान। एक उत्तर भारत में देखो कौन फैला रहे हैं अफवाहें, यानी सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। क्या अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए कि यानी सुधारों पर प्रतिक्रिया, जो अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए तो उन पर प्रतिक्रिया होनी थी, समझ गए, यानी सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब क्या प्रतिक्रिया हुई? देखो कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है, कि भारतीय लोग क्या असभ्य हैं, वो भारतीय लोगों को असभ्य मानते थे, इसलिए भारतीय लोगों को सुधारना चाहते थे। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा का विरोध यानी राजा राम मोहन राय ने किया था, समझ गए, यानी 1856 में एक तरह से सती प्रथा, समझ गए, 1800 यानी उन्होंने देखो यानी विधवा विवाह और सती प्रथा को रोकने के लिए, यानी सती प्रथा क्या होती थी कि जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी यानी रस्सों से बांधकर और जबरदस्ती उसकी जो पति की चिता के साथ ही उसको भी दफना या जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा, जो बंगाल के यानी कुलीन परिवारों में ऐसी प्रथा प्रचलित थी। तो इसका विरोध यानी खुद राजा राम मोहन राय ने भी किया था। विधवा विवाह और सती प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है, यानी विधवा विवाह को तो बढ़ावा देना और सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जमकर उन्होंने प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरी यानी जो ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बना जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में क्या प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो क्या होता है, तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यदि कोई हिंदू से यानी अगर ईसाई बनता है,
चाहे मुस्लिम से ईसाई बनता है तो उसकी जो पुरखों की जो संपत्ति है उस पर उसका मालिकाना हक रहेगा। ये यानी ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म भी नष्ट कर रहे हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज भी नष्ट कर रहे हैं और उनकी परंपरागत जो जीवन शैली है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा इस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। कुछ भारतीय ऐसे भी थे कि ये जो चल रहा है, ये मौजूदा ये जो व्यवस्था है इसमें बदलाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंधविश्वास ज़्यादा मानते थे वो लोग। इन सुधारकों को और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप यानी अध्याय नंबर नेक्स्ट वाला जो 8 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखो जनता की नज़र से देखो उस जमाने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप यानी स्रोत नंबर 1 और 2। स्रोत नंबर 1 देखो 84 नियमों की सूची। क्या है? 84 नियमों की सूची। 84 नियम क्या है देखो, यहां महाराष्ट्र में यानी स्रोत से हमें जानकारी मिली है कि यहां महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, कौन है? ब्राह्मण है विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है प्रवास यानी माझा प्रवास। पुस्तक का क्या नाम है? माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित थे यानी मथुरा में आयोजित की जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। यानी उस समय विष्णु भट्ट और उसका चाचा, ठीक है, कोई मथुरा में कोई आयोजित होने वाला एक यज्ञ था उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। विष्णु भट्ट गौड़ लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर ही चारों तरफ यानी कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। क्या कहा देखो सिपाहियों ने कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। यानी हिंदुओं और मुसलमानों के जो धर्म हैं उनको नष्ट करने पर तुली हुई है। कौन? अंग्रेजी सरकार। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कितने नियमों की? 84 नियमों की सूची। और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इस नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े योजनाएं यानी तमाम बड़े लोग क्या बना रहे हैं? योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ये देखो विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है माझा प्रवास, उनकी जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 2324 नंबर पे ये चीज अंकित है। समझ गए? जब जनता बगावतें करती है, क्या करती है जनता? जब बगावत करती है। अब देखो दूसरा स्रोत है जल्दी ही हरे, यानी कहने का मतलब कि हर टुकड़ी बोले तो सैनिक टुकड़ी में यानी उत्तेजना छा गई। जल्दी हर सैनिक टुकड़ी में क्या छा गई? उत्तेजना छा गई। अब देखिए कि उसी दौर की एक झलक, ध्यान देना, उस दौर की एक झलक यानी सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे का नाम आया गया है। सीताराम पांडे को 1812 में यानी 1812 में ये नेटिव बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। 1812 में यानी वो बंगाल में नेटिव आर्मी में भर्ती हुई थी। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुई। उन्हें बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ, उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि इस विद्रोह में उनका बेटा भी उनके यानी अंग्रेजों को ध्यान देना कि उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेज ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। ठीक है। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया।
सीताराम ने 1861 ईस्वी में अवधी भाषा में अपने संस्मरण में लिखे, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरण में एक अंश इस प्रकार था। क्या है देखो, मेरा मानना कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था कि अवध पर जो 1856 में कब्जा किया गया, ठीक है, अवध पर यह बोलकर कब्जा किया गया था कि अवध का शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, यानी शासन को दुरुस्त करने के लिए यानी वहां पर कंपनी की शासन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पर अवध के नवाब को हटाकर और कंपनी वहां पर अपना शासन यानी करने लगी। अब अवध में यानी जब 1856 में ये खबर यानी अवध में काफी असंतोष फैल गया, वहां के राजा महाराजा को हटा दिया गया नवाब के पद से। तो कहने का मतलब कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर एक बहुत ही भारी यानी गहरा अविश्वास, अंग्रेजों के प्रति एक अविश्वास, एक तो विश्वास होता है, एक अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। कौन? सिपाही। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। समझ गए कि बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजारों झूठ गढ़ डाले, यानी मनगढ़ंत अपनी कहानियां बताई उन्होंने, यानी कई अफवाहें फैलाई इन्होंने सिपाहियों को, और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और एक कारण यह भी था कि लॉर्ड जो कैनिंग ने यह कह दिया था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन होगा? सिर्फ बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु के बाद में कोई सम्राट नहीं होगा। तो उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेनाएं ऐसा कर सकती हैं। ये देखिए मेरठ में, यानी ये देखो मेरठ का सीन दिखाया गया है कि मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। कौन है ये? विद्रोही सिपाही हैं ये विद्रोही सिपाही कौन से हैं? जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, यानी ये अफसरों के घर, जो अंग्रेज अफसर थे उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में यानी आग लगाते हैं। तो कहने का मतलब अब देखिए स्रोत नंबर 2 का शेष रह गया था उस समय, तो उसमें यानी संयोग से ही इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। ध्यान देना कि उसी समय ये देखो ये जो साधु जो सीताराम गोडसे एक तरह से यानी सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक है ये, तो सीताराम यानी संयोग से इसी समय सरकार ने क्या किया कि हर एक रेजिमेंट का मतलब होता है जहां पर सेनाएं रहती हैं, समझ, आर्मी रहती है, तो हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण भी दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई, क्या खबर फैल गई कि इन राइफलों को इस्तेमाल होने वाले जो कारतूस होता है वो गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, कि उस पर गाय और सुअर की चर्बी। ध्यान देना गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, यानी गाय को माता का दर्जा दिया गया हिंदुओं में, और सुअर है वो मुसलमानों के लिए एक पवित्र पशु माना गया है मुसलमानों की। तो दोनों की चर्बी, यानी अफवाह फैला दी कि हिंदू और मुस्लिम ताकि क्या है आपस में यानी एक साथ विद्रोह कर दें। तो न जाने कहां पर यानी दिखाने कि चर्बी का कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबरें भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। समझ गए कि अरे भाई जिस चीज़ को गाय को हम मानते हैं और उसी को यानी मुंह से काटना पड़ता है, ऐसे उसको इस्तेमाल करने से पहले मुंह से उसको काटना पड़ता था उस कारतूस को। तो यानी काटने का मतलब कि हम गाय को खा रहे हैं, जिसकी हम पूजा करें उसको खा थोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक धार्मिक माहौल, इस प्रकार का एक धार्मिक, समझ गए, यानी हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे कि जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब, उनके धर्म को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी यानी के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने
पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, ठीक है। और स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए तो और भी ज़्यादा आग में घी का काम कर गया। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार यानी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। ये सीताराम पांडे ने खुद लिखा है, 48 साल की सेवा में उन्होंने यानी एक लेख लिखा था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और उसमें पृष्ठ संख्या 162 पर उन्होंने खुद इस चीज़ का जिक्र किया है। तो कहने का मतलब कि ये आज की जो अपनी क्लास है वो हम यानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास के लिए हमें आगे का वीडियो देखना पड़ेगा, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।